हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम अग्रवाल। स्वागत करता हूं आपके एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है इकोसिस्टम। आज हम सिस्टमैटिक बात करेंगे इकोसिस्टम की और सोल्व करेंगे इसकी सारी प्रॉब्लम्स को। इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आधा घंटा अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुन लिया तो इकोसिस्टम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम होता क्या है। बच्चों, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, बड़ा सिंपल सा तरीके से समझाता हूं मैं आपको। कोई भी जगह, एक पर्टिकुलर जगह ले लीजिए जहां पे एक लिविंग, लिविंग बोले तो बायोटिक, और एक नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दो कंपोनेंट जहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह को, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इकोसिस्टम। वेरी 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 सिंपल टर्म, आपने ऑलरेडी सुना भी होगा इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? जहां पे कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। बच्चों, इकोसिस्टम टर्म आपकी दी टेंसले ने। किसने दी थी? टेंसले। टेंशन मत ले, इसका मतलब टेंसले। ठीक है, अब इकोसिस्टम को पहले आपको समझना है अच्छे से। डेफिनेशन तो समझ आ गई कि लिविंग और नॉन लिविंग दो चीजें होनी नेसेसरी है और क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इकोसिस्टम का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। बच्चों, इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल में भी एक्वेटिक। भाई, आपका खेत है, सपोज करो एक खेत है ना, वो भी इकोसिस्टम है। कैसे? मैंने आपको क्या बताया, इकोसिस्टम के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अब खेत में क्या है बच्चों? मिट्टी है। मिट्टी क्या है? नॉन लिविंग, एबायोटिक। और उसमें आपने उगा रखी है वीट, गेहूं उगा रखे। गेहूं के प्लांट क्या होते हैं? लिविंग। तो वो भी क्या हो गया बच्चों? इकोसिस्टम। इनफैक्ट आपका एक पॉन्ड है, सपोज करो पॉन्ड, तालाब है घर के बाहर। ठीक है, तालाब भी क्या है? इकोसिस्टम। कैसे भाई? तालाब में पानी है, पानी क्या हो गया? नॉन लिविंग। और मछलियां उसमें, वो क्या है? लिविंग। तो वो भी क्या है? इकोसिस्टम। इनफैक्ट बच्चों, इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल, कैन बी मैन मेड। एक्वेरियम ले लो आप, आपने घर में रख रखा है एक्वेरियम। बच्चों, एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है। कैसे? एक्वेरियम के अंदर पानी है, फिश है, क्या है? बायोटिक और एबायोटिक है ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। आई थिंक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इकोसिस्टम समझ ना आया हो। तो इकोसिस्टम इज सिंपली अ यूनिट वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। क्लियर? तो इकोसिस्टम बच्चों किसका बना होता है पता लग गया? एक बायोटिक कंपोनेंट का और एक एबायोटिक कंपोनेंट का। इज दैट क्लियर? तो आइए चैप्टर की फर्स्ट हम करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। बच्चों, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है पता है? हम ना किसी इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज है ना, अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग लेवल पे तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन बच्चों? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। जैसे यार एक फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे? ट्रीज। तो ट्रीज सबसे ऊपर वाले लेवल पे आ गए, फिर श्रब्स और फिर हर्ब्स। सबसे बॉटम पे क्या होगा? हर्ब्स। और सबसे टॉप लेवल पे क्या होंगे? ट्रीज। इसमें एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों स्पीशीज को अलग अलग लेवल पे क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ बच्चों, बेसिक कंपोनेंट क्या है एक इकोसिस्टम की? जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो मेनली चार चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस पे बच्चों? प्रोडक्टिविटी पे, डिकम्पोजिशन पे, एनर्जी फ्लो पे और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे। बच्चों, ये चार ही टॉपिक है हमारे जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। इसमें से अच्छी बात यह है जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है बच्चों, वो चैप्टर से अपना डिलीट हो चुका है, ये हमें डिस्कस नहीं करना। तो हमारे इस चैप्टर में तीन ही टॉपिक है, तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है बच्चों प्रोडक्टिविटी। अब क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें बच्चों, प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बच्चों, बायोमास क्या होता है पहले तो ये समझो। बायोमास का मतलब होता है बच्चों ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग मैटर। बच्चों, किस स्पीड से आपके इकोसिस्टम में बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। कहते हैं ना कि आजकल पढ़ने की प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, मतलब ज्यादा पढ़ा नहीं जा रहा, ज्यादा रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो प्रोडक्टिविटी क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी बच्चों टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मेनली हमारे सिलेबस में हमने डील कर दिया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर मतलब लिविंग मैटर। अब आप सबको पता है लिविंग मैटर कहां से आता है,
इनिशियली लिविंग मैटर कहाँ से आया? आप क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, कहाँ से आता है? प्लांट से आता है ना। कहाँ से आता है? प्लांट से। एल्गी वगैरह जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो एल्गी खाते हैं, वो भी कहाँ से आया? प्लांट से। तो बच्चों इनिशियली जो ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास है, वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स। तो बेसिकली बच्चों द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट कैप्चर करके फूड बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, और उस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बच्चों हम मेजर कर सकते हैं वेट की टर्म में, तो ग्राम मीटर इनवर्स, और एनर्जी की टर्म में अगर करेंगे तो किलो कैलोरी मीटर इनवर्स। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बच्चों फर्दर दो टाइप की होती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बच्चों? प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट्स। लेकिन ये दो तरह की होती है, जीपीपी और एनपीपी। अब जीपीपी एनपीपी क्या है? सपोज करो बच्चों आप पढ़े नहीं अच्छे से। अब पढ़े नहीं तो भाई करियर नहीं बना, करियर नहीं बना तो घर वालों ने क्या कराया? आपका गोलगप्पों का काम करा दिया, आपकी गोलगप्पों की दुकान खुलवा दी। अब आपने पहले दिन गोलगप्पों की दुकान खोली, ठीक है, आपने ना 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करी, गोलगप्पे वगैरह ले आए, पानी वानी बनाया, 500 रुपए आपका खर्चा आया, और आपने पहले ही दिन आपकी बढ़िया काम चल पड़ा, लड़कियां आ गई भाई, भीड़ लग गई, आपने 2000 रुपए की सेल कर ली। कितने की सेल करी बच्चों? 2000। तो 2000 रुपए है ना जो आपके 2000 रुपीज, वो क्या है बच्चों? आपकी जीपीपी है। क्या है? जीपीपी 2000 रुपीज। लेकिन आपने 500 रुपए खर्च भी कर रखे थे उसमें, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 2000 रुपए तो आपके पास आए हैं, लेकिन 500 माइनस थे, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1500 रुपीज। ये क्या है बच्चा? आपका एनपीपी। इसी तरीके की बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट। तो बच्चों वो सेम हो गया आपका जीपीपी। जीपीपी भी क्या हो गया? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन बच्चों जो प्लांट ने ऑर्गेनिक मैटर बनाया है उसमें से कुछ वो खुद के लिए भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो खुद यूटिलाइज करने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली अवेलेबल है दूसरों के लिए, हिट्रोट्रोफ्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, इक्वेशन याद रखना, एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, वेयर आर इज रेस्पिरेशन लॉस। तो बच्चों एनपीपी और जीपीपी से क्वेश्चन आ सकता है। जीपीपी क्या है? जो प्लांट बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, और एनपीपी क्या है? जो एक्चुअल बायोमास अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, दैट इज कॉल्ड एनपीपी। अब बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ गए ना यार? खेतों में फसल का प्रोडक्शन भी आप कह सकते हो। तो किस किस पे डिपेंड करेगी भाई? बारिश कैसी हुई है, सनलाइट कैसी है ना, लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, सोइल की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इन सब चीजों पे बच्चे क्या करेगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। नाउ बच्चों एनुअल एनपीपी पूरे बायोस्फीयर की पता है कितनी है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पूरे बायोस्फीयर का याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है 170 बिलियन टन, जिसमें से ओशन से कितना आता है? 55 बिलियन टन। इज दैट क्लियर? तो ये था बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। तो बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था? जो प्लांट ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब प्लांट ने तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर दिया, उसको किसने कंज्यूम किया? कंज्यूमर ने। अब जो कंज्यूमर नया मैटर क्रिएट करेंगे, जो कंज्यूमर न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर। वो क्या था? बाय प्लांट्स था, कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक, प्रोडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डीकंपोजिशन। बहुत सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीकंपोजिशन क्या है भाई? सपोज करो यहाँ पे मैं कार चला रहा था, रास्ते में एक डॉग आ गया, भाई वो मर गया, ठीक है, सपोजिंगली बहुत गलती से मैंने वो क्रैश कर दिया, ठीक है, और वो डॉग की डेथ होगी। अब डॉग की डेथ होगी तो क्या होगा भाई? कोई उसको उठा के संस्कार तो करता नहीं है सपोजिंगली। अब वो उसकी डेथ अगर हुई है तो वो धीरे धीरे क्या होगा? आप रोज अगर वहां से जाओगे तो आप धीरे धीरे क्या देखोगे? उसकी बॉडी गायब ही होती जाएगी, वो धीरे धीरे बिल्कुल, वो है ना एक कहावत की, ये जो बॉडी है ना ये मिट्टी से बनी है और एक दिन मिट्टी ही बन जाएगी। ये बिल्कुल सच है बच्चों। डीकंपोजिशन क्या है? एक डेड बॉडी का, जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स डेड बॉडी होगी,
उसका सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होना और डीकम्पोजिशन। बच्चों डीकम्पोजिशन क्या होता है? हमारे नेचर में भगवान ने डीकम्पोजर छोड़ रखे हैं। क्या छोड़ रखे हैं? डीकम्पोजर। जो डीकम्पोजिशन को करेंगे तो वो क्या करते हैं? डीकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज CO2 वाटर न्यूट्रिएंट दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। भाई राख है हम, मत भूला करो, कभी गुमान मत किया करो। एक हम ये राख से बने हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह एक दिन यही बन जाएंगे। तो सबसे अच्छे रहा करो, किसी का बुरा मत किया करो। बच्चों जिस भी सब्सटेंस का हम डीकम्पोजिशन करते हैं, जो रॉ मटेरियल है जिसका डीकम्पोजिशन होना है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेट्रिट्स। सपोज करो एक पेड़ है, पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए, तो अब वो क्या है? उसका डीकम्पोजिशन होना है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेट्रिट्स। Detritus is basically you can say raw material for decomposition। तो अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन होता कैसे है। ये टॉपिक बड़ा बढ़िया है यार। आपको आज पता लगेगा भाई किसी की अगर डेथ हो गई है तो आपको पहले के जमाने में क्या होता था? चलो हमारी तो बॉडी को दफना देते हैं या जला देते हैं, एनिमल्स तो कुछ नहीं करते ना। सपोज करो कोई बर्ड मर गया, उसको थोड़ी कोई दफनाता है, वो देखते देखते सब गायब हो जाता है ना, डीकम्पोज हो जाते हैं ना। कैसे होता है डीकम्पोजिशन, आइए जानते हैं। तो बच्चों प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन 5 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 5। तो पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। नाम से पता लग रहा है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट होना। तो बट व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन बच्चों? डेट्रिट्स का, डेट्रिट्स क्या है अभी बताया? डेड मैटर। डेट्रिटिवोर्स बच्चों, डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं? लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि वो डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है। तो बच्चों होगा क्या? डेट्रिटिवोर्स डेट्रिट्स को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सबकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? रिपीट करो। क्या? डेट्रिटिवोर्स डेट्रिट्स को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है बच्चों कैटाबोलिज्म। अब मजे की बात देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी टूटना होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब भी टूटना होता है। लेकिन टूटना ना बच्चों दो तरह का होता है। एक तो भाई मेरे यहाँ पे चोट लग गई, टूट फूट तो हुई है भाई, यहाँ पे जोर से किसी ने मारा, ये टूट गया। और एक बच्चों अंदर से टूट, दिल विल छल्ली हो जाता है यार, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये चोटें तो भर जाएंगी बाहर से जो लगती है, लेकिन अंदर की चोटें जो होती है ना भाई, वो नहीं घाव भरते। तो अंदर से टूटना इज कैटाबोलिज्म और फिजिकली ब्रेकडाउन इज फ्रेगमेंटेशन। बच्चों होगा क्या कैटाबोलिज्म में? ठीक है, बाहर से तो डेड बॉडी टूट ही रही है, लेकिन होगा क्या? जो डेट्रिट्स है उसका बॉडी, जो इंटरनल बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगी किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और ये कौन करेगा? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। बच्चों जो सोयल में बैक्टीरिया फंजाई है वो क्या करेंगे? डेट्रिट्स को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। एंड अनदर प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के साथ साथ लीचिंग चल पड़ेगी। लीचिंग क्या होती है बच्चों? इंपॉर्टेंट है इन सब में। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है बच्चों, जो डेट्रिट्स है डेड बॉडी, उसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे, वो क्या करेंगे? वो स्किप होके सोयल में चले जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और अनअवेलेबल सोल्ट की तरह बिहेव करेंगे, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। बच्चों क्या होगा? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस गो डाउन इनटू सोइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोल्ट, कॉल्ड लीचिंग। और इंटरेस्टिंगली बच्चों ये तीनों प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, दे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये तीनों साथ चलती हैं और जैसे ही ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगी उसके बाद बच्चों एक डार्क कलर का अमरफस सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इज अ डार्क अमरफस सब्सटेंस जो कि बहुत ही स्लोली, बच्चों जो पहली तीनों प्रोसेस है ना बड़ी फास्ट हो जाती हैं, लेकिन ह्यूमस इज वेरी हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये बहुत स्लोली डिग्रेड होता है, लेकिन ह्यूमस का बनना क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन। पहली तीनों प्रोसेस के बाद आपका क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन। फाइनली अब क्या होगा? ह्यूमस रिलीज हो गया, नाउ ह्यूमस भी ठीक है स्लोली डिकम्पोज होगा माइक्रोब से, लेकिन होगा तो। और फाइनली ह्यूमस भी माइक्रोबियल एक्टिविटी से किसमें जाएगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में और मिनरल्स में, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो बच्चों इस तरीके से देखिए, डेट्रिट्स था जो डेड बॉडी थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? मिनरल्स में, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ये थे बच्चों 5 स्टेप्स डीकम्पोजिशन। आइए अब बात करते हैं बच्चों फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं
मतलब तुमने अगर किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है यार, फॉरेन कंट्री से आती है ना, तो तुम क्या करते हो? तुम्हें पता होगा, अभी मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सुनते होंगे कि लव जिहाद वगैरह हुआ है, या किसी को अगर लाश को छिपाना था, डिकम्पोज़ नहीं होना था, तो फ्रिज में रख दिया। अब बच्चों से मतलब डिकम्पोज़िशन क्या है? किसी का खत्म कर देना, डेड बॉडी को खत्म कर देना। तो उसको कैसे हम तेज़ कर सकते हैं प्रोसेस, कैसे स्लो, आइए जानते हैं। तो बच्चों फैक्टर जो फास्ट करते हैं डिकम्पोज़िशन को, वो कौन से हैं? ऑक्सीजन रिच कंडीशन, भाई जितनी एरोबिक कंडीशन होएगी, डिकम्पोज़िशन अकर एट फास्ट रेट। अगर बच्चों हाई टेम्परेचर है, गर्मी है ज़्यादा, वार्म कंडीशन है, और या फिर मॉइस्ट कंडीशन है, मॉइस्चर है, तो भी फास्ट होगा डिकम्पोज़िशन। अगर बच्चों जो डेड बॉडी है, अगर वो नाइट्रोजन रिच है या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस रिच है, तो भी डिकम्पोज़िशन फास्ट होगा। और डिकम्पोज़िशन स्लो कब होगा बच्चों? उल्टा कर दो, एनारोबिक कंडीशन में टेम्परेचर अगर कम है, ठंड है, तो बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है। आपने ध्यान दिया होगा सर्दियों में चीजें जल्दी नहीं सड़ती, गर्मियों में जल्दी सड़ती हैं, हाई टेम्परेचर में जल्दी सड़ती हैं। और अगर बच्चों डेट्रिट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिच है, लाइक लिग्निन और काइटिन, लिग्निन और काइटिन भी बच्चों बहुत स्लोली डिकम्पोज होते हैं, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? स्लो। तो ये था बच्चों डिकम्पोजिशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी फ्लो। सॉरी, एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करें तो बच्चों सबको पता है, एनर्जी की बात आए और हम सन की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों एनर्जी सारी की सारी कहाँ से आती है? अल्टीमेटली है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ओनली सोर्स एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। डीप सी हाइड्रोथर्मल में वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, अदरवाइज सबका एनर्जी सोर्स कहाँ है? सन ही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई, ये दो बातें मत भूल जाना। अब जितनी सनलाइट आती है, वो है ना, हर सुंदर चीज मतलब जरूरी नहीं है काम की हो। तो बच्चों जितनी सनलाइट आती है, वो सारी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं होती। बच्चों जितनी सनलाइट निकलती है धरती पे, वो सिर्फ 50% से भी कम ही ऐसी होती है जो क्या होती है? PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। वो प्यार नहीं है ये, इस प्यार का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये वो सनलाइट है बच्चों जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और वो कितनी होती है? लेस देन 50%। बट इंटरेस्टिंगली प्लांट इसमें से भी जस्ट टू 10% कैप्चर करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। यहाँ से एमसीक्यू आता है भाई बहुत बार, पीएआर अवेलेबिलिटी कितनी है? 50% के अराउंड, लेस देन 50। और प्लांट यूज कितना करते हैं पीएआर? 2 to 10%। और इसी 2 to 10% पे सब चल रहा है, हमारा यूनिवर्स चल रहा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हम सब खाना खा रहे हैं। 2 to 10% पे पूरा गेम चल रहा है बच्चों। और एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, और वो फॉलो करता है बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज होती रहती है कुछ लॉस के साथ। तो बच्चों अब हम सब एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंडेंट है, यही क्या बना देता है? फूड चेन। नाउ फूड चेन की अगर हम बात करें तो बच्चों चेन दो तरह की होती है। नंबर वन, ग्रेजिंग फूड। अब ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? चरना। चरना मतलब वो फूड चेन जो चरते किसको है? घास को, प्लांट को। प्लांट क्या है? लिविंग। तो वो फूड चेन बच्चों जो लिविंग मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेजिंग फूड चेन। जो ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, तो क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेजिंग फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास को खा गया गोट, गोट को खा गया मैन या फिर लोयन। ये क्या है बच्चों? ग्रेजिंग फूड चेन। क्यों? ये ग्रेजिंग, तो ग्रेज किसको किया जाता है? प्लांट्स को, से शुरू हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग फूड चेन। अगर कोई फूड चेन बच्चों डेड मैटर से शुरू हो रही है, डेट्रिट्स से शुरू हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? DFC, डेट्रिट्स फूड चेन। बच्चों डेट्रिट्स फूड चेन का एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, स्टैंडिंग क्रॉप। भाई स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में देखो, स्टैंडिंग मतलब जो खड़ी है, क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल। भाई एक किले में तुम्हारी कितनी फसल होनी है, तो क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में कितना अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल है एक इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप। इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो नीचे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये आपके कई बार घुमा के क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ये एक फूड चेन को रिप्रेजेंट किया हमने। भाई फूड चेन में क्या होता है? सबसे पहले प्रोड्यूसर होंगे, क्या होंगे? प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर,
कह सकते हैं हम। प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाता है उसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर है टर्शरी कंज्यूमर। बच्चों ऑर्गेनिज्म की पोजीशन फूड चेन में क्या कहलाती है? ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद क्या होगा? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। और ऐसा देखा गया है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा आपको कौन मिलेंगे? प्लांट्स। और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन मिलेंगे? हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन खा जाएगा? कार्निवोर। कार्निवोर को कौन खा जाएगा? टॉप कार्निवोर। यहां से क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कार्निवोर्स आर प्रेजेंट एट व्हाट ट्रॉफिक लेवल? विच ट्रॉफिक लेवल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। इस फ्लो चार्ट से सम टाइम एमसीक्यू आने के चांस है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ये एग्जांपल दिया मैंने एक फूड चेन का, जैसे ग्रास है, देखो ग्रास प्लांट है। अब ग्रास को कौन खा गया? ग्रास ऊपर, वो क्या है? हर्बीवोर है। हर्बीवोर को कौन खा गया? कार्निवोर। स्नेक क्या है? कार्निवोर। और बर्ड क्या है? ओमनीवोर। टॉप कार्निवोर। तो ये एक फ्लो चार्ट है जहां से इंटरनली कई बार बाय चांस क्वेश्चन आ सकता है। नाउ हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। काफी ज्यादा चांस है बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन आने में। बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? यार सिंपल सी बात है, अगर हम किसी फूड चेन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड बच्चों तीन तरह के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास ये अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी का पिरामिड बच्चों हमेशा अपराइट होगा। हमेशा क्या होगा? अपराइट। इट इज नेवर इन्वर्टेड। क्यों? 10% लो, 10th में भी पढ़ा होगा आपने। 10% लो क्या कहता है भाई? अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या कहते हैं एनर्जी पिरामिड? एनर्जी का जो सिर्फ 10% ही ऐसा होता है जो आगे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो सकता है, और इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइट। हालांकि पिरामिड्स की कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है बच्चों? एक सिंगल स्पीशीज दो या दो से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे नहीं शो कर सकते। फूड वेब के बारे में नहीं बताता पिरामिड। और सैप्रोफाइट डिकम्पोजर का कोई कंसेप्ट को कंसीडर नहीं किया जाता पिरामिड में। हालांकि पिरामिड से क्वेश्चन कैसे आएगा? लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यहां से आएगा भाई क्वेश्चन, यहां से ध्यान से समझना बच्चों। ये मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, तीन क्वेश्चन लिखे हैं। ड्रॉ पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मैं आपको दो कराऊंगा। मैंने क्या कहा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम है भाई, इसका पिरामिड बनाओ। किसका? पिरामिड ऑफ नंबर। अब नंबर का पिरामिड बनाना है तो पहले तो आप ग्रासलैंड के बारे में सोचिए। ग्रासलैंड में आपको क्या मिलेगा बच्चों? ग्रास मिलेंगे। पहले फूड चेन बनाओ माइंड में। ग्रास को कौन खाएगा? आपका डियर खाएंगे ग्रासलैंड में, और डियर को कौन खाएंगे? लायन। एक फूड चेन बना ली माइंड। अब बच्चों नंबर के बारे में सोचो फूड चेन बनाने के बाद। अब ग्रास का नंबर ज्यादा होगा फूड चेन में या डियर का नंबर ज्यादा होगा? अब जाहिर सी बात है यार, ग्रास तो लाखों में होंगे, तो बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा होंगे जो घास होंगे। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन है? डियर। तो डियर का नंबर कम होगा, और डियर को खाने वाले का नंबर और कम होगा, और उनको खाने वाले का तो और कम। तो पिरामिड कैसा होगा बच्चों? अपराइट। पिरामिड विल बी अपराइट। क्यों? क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है किससे? प्राइमरी कंज्यूमर से। प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर ज्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर से, और सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा है टर्शरी कंज्यूमर से। तो पिरामिड कैसा होगा बच्चों? अपराइट। समझ गए? यस और नो? क्या क्या बनाया हमने? पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर प्रॉब्लम 2 देखते हैं। इस बार क्या बनाना है? पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास। और किसका बनाना है? पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड की फूड चेन बनाओ। पॉन्ड में प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होगी? एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। और एल्गी को कौन खाएगी? जूप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। अब तुमने क्या देखना है बच्चों? बायोमास देखना है। बायोमास मतलब लिविंग मैटर। अब तुम सोचो, एक एल्गी है और एक कीड़ा है। एक एल्गी का वेट, बायोमास मतलब वेट, एल्गी का वेट ज्यादा होगा या कीड़ों का वेट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इंसेक्ट का ज्यादा होगा। अब इंसेक्ट का वेट ज्यादा होगा या फिश का वेट ज्यादा होगा? फिश का वेट ज्यादा होगा ना, एक फिश तो मोटी खासी होगी, इंसेक्ट का वेट कम होगा। तो
बेसिकली बच्चों क्या देखने को मिल रहा है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उससे प्राइमरी कंज्यूमर का वेट ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर का वेट ज्यादा है। तो पिरामिड कैसा जा रहा है बच्चों, इनवर्टेड। कैसा जा रहा है, इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम अपने पास कैसा आ गया, इन्वर्टेड। बेसिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम आए दिमाग में, फूड चेन बनानी है, तभी आपको आंसर करना है। नाउ अब एक बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। बच्चों अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी आ जाए, पिरामिड ऑफ एनर्जी के केस में आपने कुछ नहीं सोचना। एनर्जी का पिरामिड किसी का भी दे रखा हो, कोई भी इकोसिस्टम, आपको हमेशा क्या करना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ना वो इन्वर्टेड हो सकता, क्यों, सपोज करो बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो उसमें एनर्जी अगर वो 10,000 जूल है, तो आगे प्राइमरी कंज्यूमर में वो 1000 जूल ही जाएगी। कितनी जाएगी, 1000 जूल। और सेकेंडरी कंज्यूमर में तो जस्ट वो 100 जूल रह जाएगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इट इज ऑलवेज अपराइट, इट नेवर इन्वर्टेड। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो थोड़ा सा दिमाग लगा के फूड चेन को कंसीडर करके ही आपको सोल्व करना है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर इकोसिस्टम। बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर इकोसिस्टम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।